हेलो टीम। आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट डेटाबेस फंडामेंटल मास्टर क्लासेस। ये टॉपिक जो है मल्टीपल पार्ट्स में बना हुआ है। तो ये इसका पार्ट वन, जिसमें हम लोग सिक्वल नो सिक्वल आरडीबीएमएस क्लाउड आर्किटेक्चर और करियर ग्रोथ के बारे में देखने वाले। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है, database is an organized collection of data stored electronically so that it can be accessed, managed, updated and secured efficiently। तो हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डाटा का, कोई भी डाटाबेस। तो अभी जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास दिखाई देते हैं, चाहे वो विंडोज एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन में डाटाबेस होता है। और ये डाटाबेस जो है डाटा को कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि हम उस डाटा को उस पर ट्राई कर सके या उस पर काम कर सके। तो जैसे यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। पहला जैसे बैंक स्टोर कस्टमर अकाउंट्स। तो बैंक्स जो है, जिसमें वो कस्टमर के अकाउंट्स वगैरह रखता है, ट्रांजेक्शन रखता है, लोन्स वगैरह का डिटेल्स रखता है। तो ये सब डाटा हमें जो है डाटाबेस में स्टोर करना पड़ता है। सेम ई कॉमर्स के एप्लीकेशन जो रहते हैं, उसमें भी आपको डाटाबेस की जरूरत पड़ती है, ताकि आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की डिटेल्स, प्राइसिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स है, ऑर्डर्स वगैरह की डिटेल्स है, पेमेंट की डिटेल है, ये हम सेव करके रखते हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल स्टोर्स में भी हमें डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें भी डाटाबेस होता है, जहाँ पर आपके यूजर नेम पासवर्ड और आपके प्रोफाइल के डाटा और भी बहुत सारे मीनिंगफुल डाटा आपके स्टोर होते हैं। तो ये डाटाबेस जो है एग्जैक्ट, ये बहुत जरूरी है। लगभग सभी एप्लीकेशन में डाटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो हम देखने वाले आगे कि कितने प्रकार के डाटाबेस होते हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। विदाउट डाटाबेस क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते थे, इसको हम देख लेते हैं। अगर डाटाबेस का आप इस्तेमाल नहीं करोगे और डाटा को आप कलेक्ट करने का ट्राई करोगे, चाहे आप एक्सेल शीट में कलेक्ट करोगे या किसी भी फाइल्स के अंदर स्टोर करते हो, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कुछ कॉमन इश्यूज देखते हैं हम। डुप्लीकेट डाटा का इशू आएगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल शीट में कोई डाटा डुप्लीकेट हो गया, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल शीट होती है। आप उसमें बड़ी आसानी से कोई क्वेरी चला के डाटा नहीं देख सकते, डुप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना रोक नहीं सकते अगर डुप्लीकेट हो रहा है। मैनुअल एक्सेल डिपेंडेंसीज हो जाएगी, आपके टास्क पूरे मैनुअल रहेंगे। और एक्सेल की डिपेंडेंसीज रहेगी कि आपको एक्सेल आपको तो कम से कम होना चाहिए। शो रिपोर्ट जनरेशन, आप रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट आसानी से नहीं कर सकते अगर आप मैनुअल काम कर रहे। नो यूजर कंट्रोल, इसमें यूजर कंट्रोल्स नहीं है। बहुत सारे लोग एक फाइल में एक साथ काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हाई चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डाटा लॉस रिस्क, डाटा लॉस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी फाइल करप्ट हो जाती किसी कारण से या आपने उसका बैकअप नहीं लिया है, तो वैसे ही आपका डाटा लॉस हो जाता है। नो बैकअप सिस्टम, इसका कोई बैकअप सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करके अगर अपना बैकअप बनाना है तो बना सकते हो। उसमें भी ह्यूमन एरर हो जाती है कि आपने बैकअप लेना भूल गए या कोई दिक्कत आ गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। हार्ड कोड टू स्केल बिजनेस, यानी कि आप इसकी स्केलिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे यूजर अगर यूज करना चाहे, हजारों यूजर या लाखों यूजर उस फाइल्स को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर डाटाबेस नहीं है तो हमें बहुत सारा इश्यूज आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 100 एम्प्लॉइज अगर मान लो एक्सेल को अगर एक साथ अपडेट कर रहे हैं, तो फाइल करप्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें दिक्कत आती है। इसका मतलब है कि डाटाबेस एक लार्ज डाटा के लिए, लार्ज डाटा कलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अभी जितने भी एप्लीकेशन है उसमें डाटाबेस कंपलसरी हो जाता है यूज करना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि डाटाबेस से हमें क्या फायदे होते हैं, डाटाबेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों यूज करते हैं डाटाबेस को। तो जैसे बेनिफिट की लिस्ट में आप देखते हो, सेंट्रलाइज स्टोरेज, यानी कि एप्लीकेशन जो है एक जगह डाटाबेस हम डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी सर्वर में, और ग्लोबली कहीं से भी हम उसके डाटा को यूज करते हैं। आप लॉग इन कर सकते हो, आप उसके डाटा वगैरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप
आपका जो स्टोर हो रहा है एक सिंगल डाटाबेस जो एक सर्वर पे, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। फास्ट सर्च यूजिंग इंडेक्सेस, इसके जो सर्चिंग होती है बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें इंडेक्सेस होता है। इंडेक्सेस के अलावा बहुत सारे ऑप्टिमाइज करने के तरीके होते हैं। तो इसमें जो सर्चिंग होती है, जो हम क्यूरी चला के हमको जो एग्जैक्ट डाटा चाहिए वो लेना बहुत ही फास्ट हो जाता है। मल्टी यूजर कंकरेंट एक्सेस है, एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ों यूजर्स जो है एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये हमको सुविधा देता है। बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन रहता है, इसमें ऑटोमेटिक पॉलिसीज हमको सेट करनी होती है बैकअप और रिस्टोर की। तो ये बैकअप जो है टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली बनाते रहता है, हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती। सिक्योरिटी एंड परमिशन, तो इसकी सिक्योरिटी और परमिशंस होती है। इसमें जो यूजर्स हम बनाते हैं वो उसके अलग अलग राइट्स होते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूटर राइट्स अगर किसी यूजर को देते हो तो वो रीड राइट कर सकता है। अगर आप उसको रीडर का एक्सेस देते हो तो वो केवल रीड कर सकता है। अगर आप उसके एडमिन या ऑनर बना देते हो तो वो डिलीट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है। तो इस प्रकार के और भी परमिशंस होती है जो हम सेट कर सकते हैं कि किन यूजर को किस प्रकार की परमिशन देना है। डाटा कंसिस्टेंसी रहती है इसकी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स, तो रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपका डाटा जो है एक्चुअल डाटा जो आपको चाहिए वही निकाल के देता है और बहुत ही स्पीड से देता है। तो रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन के लिए हमें डाटाबेस से डाटा बहुत क्विकली मिल जाता है और एक्यूरेट मिलता है। सपोर्ट मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन, और विंडोज एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो लगभग सभी एप्लीकेशन में डाटाबेस का यूज़ किया जा रहा है। बिजनेस कंटिन्यूटी, आपका बिजनेस अगर मान लो आप कर रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस चल रहा है 10 साल 20 साल 50 साल, तो डेफिनेटली आपके डाटाबेस का जो साइज बढ़ता जाएगा, आपका डाटा बढ़ता जाएगा, लेकिन वो इन सब चीज़ को हैंडल कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी बेनिफिट्स होती है डाटाबेस का, जिसके कारण हम डाटाबेस का इस्तेमाल लगभग सभी एप्लीकेशन में हो रहा है। जैसे एग्जांपल, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ यूजर ऑर्डर ऑनलाइन एट सेम टाइम, डाटाबेस मैनेज ट्रांजैक्शन सेफली। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो इसमें कई थाउजेंड्स यूजर एट ए टाइम ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सक्सेस होता है, पेमेंट सक्सेस होता है, और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कहीं पर कोई इश्यूज नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसकी बहुत सारे फीचर्स हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन में, तो हमें ये सुविधा मिलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डाटाबेस जो है आज की डेट में ज़रूरी है, और हर एप्लीकेशन में डाटाबेस होता ही है। तो मेन टाइप ऑफ डाटाबेस हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि डाटाबेस कितनी प्रकार के होते हैं, क्योंकि डाटाबेस जरूरी है ये तो मैंने बता दिया, पर डाटाबेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और पर्टिकुलर किस काम के लिए हमको कौन सा डाटाबेस यूज करना है ये भी डिसाइड करना होता है। ये काम मोस्टली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रहता है, जो डिजाइनिंग के समय डिसाइड करता है कि किस प्रकार के डाटा किस डाटाबेस में स्टोर होंगे। तो जो सबसे पहला टाइप्स यहाँ पर आता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनल। तो रिलेशनल जब भी हमें काम करना होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर हो गया, पोस्टग्रे सिक्वल सर्वर हो गया, ये आता है। इसके अलावा माई सिक्वल भी आता है, ओरेकल भी आता है। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली में रिलेशनल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपका बैंकिंग का आप एप्लीकेशन बना रहे हो, ईआरपी का एप्लीकेशन बना रहे हो, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे हो, ये डोमेन की बात कर रहा हो, तो इस प्रकार के डोमेन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको रिलेशनल डाटाबेस कंपलसरी है, आपको ये रखना ही पड़ेगा। सेकंड आप देखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप का डाटाबेस क्या होता है, ये एक्चुअली में बहुत ही फास्ट डाटा रिट्रीवल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी के अलावा आपका कॉस्मोडीबी आता है, कैसेंड्रा आता है, और भी एप्लीकेशंस आते हैं, और ये एक्चुअली में बहुत ही फास्ट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में मतलब इसमें जेसन कंटेंट में डाटा स्टोर होता है, और एपीआई के थ्रू आप बहुत ही क्विकली डाटा को फैच कर सकते हो। तो जो फ्लेक्सिबल एप्स होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, और कई जगह पे एनालिटिक्स काम करने के लिए, एनालिटिक्स डाटा को फैच करने के लिए भी मोंगोडीबी का इस्तेमाल होता है। की वैल्यू पेयर्स अगर आपको स्टोर करके रखना है, ऐसा डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए रेडिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेडिस जो है ये एक प्योर रेडिस आता है जो रेडिस लिमिटेड का होता है, और अगर हम एजोर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रेडिस फॉर एजोर करके सर्विस होती है, और ये बहुत ही फास्ट होती है, इसका जो डाटा रिट्रीवल होता है यानी इसकी लेटेंसी जो रहती है बहुत स्पीड से काम करता है।
तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कैशिंग करने में, डाटा को कैश करने में इसका यूज होता है। इसको रेडिस कैश बोलते हैं। तो इसका एक्चुअली बेसिक यूज है कैशिंग करना। डाटा को कैश क्यों किया जाता है? ताकि आपका डाटाबेस में जो आपका हीट हो रहा है उसको कम किया जा सके, ताकि आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना हो। इसके बाद अगला देखते हैं, कॉलम नेम। तो कॉलम नेम में जैसे कि यहाँ पर दिखा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कैसेंड्रा। तो ये कैसेंड्रा का यूज होता है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। अगर आपका डाटा स्टोर हो रहा है, आप उसको रिपोर्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए आप यूज कर रहे हो, तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कैसेंड्रा। हम इसका इस्तेमाल करके आपकी ह्यूज क्वांटिटी डाटा को हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करके रखते हैं। इसमें स्केलिंग की भी फैसिलिटी है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो ये आसानी से उसे हैंडल कर लेता है। ग्राफ, ये ग्राफ टाइप का आपका एक डाटाबेस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नियो 4J इनकॉर्पोरेशन का एक है, नियो 4J। तो यहाँ पर भी आप डाटा को स्टोर करते हो। तो ये अलग अलग डाटाबेस है, और भी इससे ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर एक कुछ मेन टाइप के जो ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं यहाँ पर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। और ये डिसीजन जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेता है कि उसके जो एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है, तो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइंड हो जाता है। तो हम यहाँ पहला देखते हैं कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लगभग किसी भी डोमेन का एप्लीकेशन आप अगर बना रहे हो, तो आपको रिलेशनल डाटाबेस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, बैंकिंग, बिलिंग, ईआरपी, रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको जो डाटाबेस होगा वो रिलेशनल होना ही चाहिए। तो रिलेशनल डाटाबेस एक्चुअली में क्या करता है कि ये आपके डाटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है। टेबल के फॉर्मेट में मतलब जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो ये रिलेशनल डाटाबेस जो होता है, जब इसको आप कोई सेलेक्ट क्वेरी मार के जब आप डाटा देखते हो, तो आपको उसमें कॉलम्स भी दिखाई देंगे, और जितना आपका रिकॉर्ड रहेगा उतनी रोज आपको दिखाई देगी। तो इस फॉर्मेट में होता है। और इसके जो रिलेशंस है हम जो बनाते हैं वो प्राइमरी की फॉरेन की के द्वारा बनाते हैं। तो जब आप एक टेबल में प्राइमरी की बनाए हो, उसको जब किसी दूसरे टेबल में आप उसका रेफरेंस ऐड करते हो, या फॉरेन की बना करके उसका रेफरेंस ऐड करते हो, तो इनके क्या हो जाते हैं, रिलेशंस बन जाते हैं। यहाँ राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अलग अलग टेबल्स है, और ये सारे टेबल्स का जो रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है एरो की जो कनेक्ट कर रही है, तो ये एक्चुअली में इसके रिलेशन को बता रही है। तो ये रिलेशन जो है प्राइमरी की फॉरेन की के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसे हम रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डाटा आपका जो है इसमें आप लगातार इसमें मैनेज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, और बिना डाटा कोई करप्ट हुए वो प्रॉपर तरीके से आपका स्टोर होता है। कई सालों तक आपके डाटा जो है मेंटेन रहते हैं उसमें। फिर सेकंड हम देखते हैं एसिड ट्रांजेक्शन। तो एसिड ट्रांजेक्शन का मतलब एक सिंपल वे में समझा देता हूँ कि जैसे कभी भी डेबिट क्रेडिट होता है। अगर मान लो कि जैसे कोई यूजर ए है, उससे अगर कोई डेबिट हो गया कोई अमाउंट, तो वो जो यूजर बी है उसमें क्रेडिट होना चाहिए। अगर एसिड नहीं होगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट तो हो गया यूजर ए से, लेकिन यूजर बी में क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन ब्रेक होना। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए एसिड जो है हमारा इसमें यूज होता है। तो अगर रिलेशनल डाटाबेस है तभी आपको एसिड ट्रांजेक्शन करने को मिलेगा, दूसरे डाटाबेस में नहीं मिलेगा। इसीलिए कई एप्लीकेशन में जहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस यूज तो कर रहे हैं, लेकिन और भी डाटाबेस पैरेलल में यूज करते हैं। यानी आज के जो मॉडर्न एप्लीकेशन बन रहा है उसमें मल्टीपल टाइप के डाटाबेस यूज होते हैं सिंगल एप्लीकेशन में। सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज। तो सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज मतलब कि आप जो ये क्यूरी लिखते हैं, चाहे वो सेलेक्ट क्यूरी है, इंसर्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी है, और उसके जरिए आप काम करते हो। तो जब आपको लगता है कि मुझे डाटा फैच करना है तो आप सेलेक्ट क्यूरी लगा लेते हो। जब आपको लगता है कि मुझे कोई डाटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्यूरी आप लिखते हो। तो इस प्रकार के सिक्वल क्यूरी आपको प्रोवाइड करता है रिलेशनल डाटाबेस, ताकि आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, डाटा को रीड राइट क्रूड फंक्शनैलिटी बोलते हैं जिसको, क्रिएट करना, अपडेट करना, रीड करना, और डिलीट करना। तो ये सारा काम जो है क्यूरी के द्वारा होता है। रिलायबल बैकअप्स है। आपके इसके बैकअप्स वगैरह जो है ऑटोमेटिक, आप एक बार पॉलिसी बना दो, उसके हिसाब से इसके बैकअप जो है वो बनते रहते हैं। मैच्योर इकोसिस्टम्स है। तो ये सब जो इसके बेनिफिट्स हैं। पॉपुलर डाटाबेस जो मार्केट में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ चल रहा है। इसके अलावा ओरेकल का भी डाटाबेस है। और बैंकिंग के और बहुत सारे डोमेन जो है ओरेकल को प्रीफर करते हैं। बाकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन या
और भी जो हम ईआरपी वर्क एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर यूज कर लेते हैं। और इसमें एगो पोस्टग्रे सिक्वल जो है ये भी है। पोस्टग्रे सिक्वल यानी ये जो डाटाबेस हम डिसाइड करते हैं ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर भी रहता है और कॉस्टिंग के ऊपर भी है। अगर मान लो कि हमें रिलेशनल डाटाबेस में जाना है बट हमारा कॉस्ट थोड़ा कम है तो हम पोस्टग्रे सिक्वल यूज कर लेते हैं। माई सिक्वल यानी ये बहुत ही सस्ता है। यानी कि सबसे लो बजट का अगर कोई एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हो और लेकिन उसमें आपको रिलेशनल डाटाबेस ही रखना है तो आपको माई सिक्वल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट आपको ऊपर जाना है तो आप पोस्टग्रे सिक्वल ले सकते हो। अगर आप हाई बजट में काम कर रहे हो तो आप ओरेकल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्वल सर्वर है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। आप देखते हैं हम नो सिक्वल डाटाबेस क्या होता है। नो सिक्वल डाटाबेस आर डिजाइन फॉर स्केल स्पीड एंड फ्लेक्सिबल स्कीमा। तो नो सिक्वल डाटाबेस में सबसे पहले तो स्केलिंग की फैसिलिटी मिलती है। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो डाटा को रिट्रीवल करने के लिए तो वो अपने आप को स्केल कर देता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और जैसे ट्रैफिक कम होता है तो अपनी कैपेसिटी को कम कर देता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट बिलिंग पे आता है, लेकिन ये फैसिलिटी रहती है कि आपको मैनुअल नहीं करना रहता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है कि इसमें जो फॉर्मेट होता है डाटा ट्रांसफरिंग का वो जेसन फॉर्मेट होता है। जेसन फॉर्मेट यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हो, ये जो डाटा दिख रहा है ये जेसन का फॉर्मेट में डाटा दिख रहा है। और इस फॉर्मेट में अगर डाटा को रीड राइट करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन स्पीड जो होती है बहुत ही हाई हो जाती है। फ्लेक्सिबल स्कीमास है, यानी इसके स्कीमास फिक्स नहीं है, रन टाइम पे भी स्कीमास इसका हम जनरेट कर सकते हैं। जबकि रिलेशनल डाटाबेस में डाटाबेस का जब डिजाइनिंग हो रहा है तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने स्कीमास चाहिए, किस प्रकार से चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जो है फ्लेक्सिबल हमको मिल जाती है, तो इसको हमें नो सिक्वल डाटाबेस बोलते हैं। तो इसमें डाटा जो है किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जेसन डॉक्यूमेंट हम इसमें सेव कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट या राइट साइड में दिया दिखाया हुआ है। की वैल्यू पेयर्स हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है ना की वैल्यू, ऐसे कलेक्शंस होते हैं बहुत सारे, तो ये हम स्टोर कर सकते हैं। वाइट कॉलम, इसमें मतलब आपका जो कॉलम्स है यानी कि जो आपका डाटा की लेंथ वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ग्राफ के नोड वगैरह हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें क्या यूज़ करना है। बेस्ट फॉर चैट एप्स। चैट एप्स वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि जो हिस्ट्री हम स्टोर करते हैं, जैसे चैट जीपीटी में आप काम कर रहे हो, आपने एक सेशन क्रिएट किया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऐसे आप कंटिन्यूअस जो है प्रॉम्प्ट देते जा रहे हो, रिस्पॉन्स लेते जा रहे हो और लेफ्ट साइड में आपके सेशन भी बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के डाटा जो हिस्ट्री टाइप का रहता है या इतना ह्यूज क्वांटिटी में रहता है, ये सब चीज़ें हम नो सिक्वल में ज़्यादातर डाल के रखते हैं। क्योंकि जब इसको रिट्राइव करते हैं ना तो ये बहुत ही तेजी से मिलता है। आप लेफ्ट साइड में सेशन में क्लिक करोगे चैट जीपीटी में तो आपको इसका हिस्ट्री तुरंत लोड होके आता है, कुछ सेकंड्स ही आपको लगते हैं। तो ये सब स्पीड क्यों मिल रही है, क्योंकि हम उसे नो सिक्वल डाटाबेस में रखें। सेम यही चीज़ अगर रिलेशनल में रखेंगे थोड़ी स्पीड में अंतर आ जाएगा। जहाँ 1 सेकंड लग रहा है वहाँ आपको 2 सेकंड भी लग सकता है। तो ये डिफरेंस थोड़े से स्पीड के आएंगे। तो नो सिक्वल एक्चुअली में बहुत फास्ट होता है, बट हमें ये देखना है कि हमारा डाटा किस प्रकार का है और कहाँ उसका यूज होने वाला है। जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के डाटा भी हम जो है NoSQL डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं बड़ी इजीली। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब ये होता है कि जैसे अमेजन की बात हम करते हैं, अमेजन में जो प्रोडक्ट इंसर्ट किया जाता है तो वो प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, उसके बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज रहते हैं। जैसे आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे साइड बार में आपको पूरे चूज करने के आते हैं अलग अलग क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया को जब सेलेक्ट करते हो, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर भी और ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जो है करोड़ों में, तो ये सारा चीज जो है नो सिक्वल डाटाबेस में स्टोर किया जा सकता है ताकि वहां से हम तेजी से फैच कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करते हो किसी प्रोडक्ट को या उसके ब्रांड नेम को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ जो आपका स्क्रीन में जो डाटा है वो तुरंत चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत स्पीडली चेंज होता है। तो इस प्रकार के डाटा को भी हम NoSQL डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ग्लोबल ऐप वगैरह जब बनाया जाता है और उसमें भी हम जो है NoSQL डाटाबेस को यूज करते हैं। ग्लोबल ऐप में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोबल ऐप का मतलब है कि आप वर्ल्ड से कहीं से भी उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। लोकल ऐप का मतलब होता है कि आप एक रीजन में या आप एक कंट्री में केवल उस ऐप को यूज करते हैं, उसकी यूजर जो है कंट्री से बाहर नहीं है। और कंट्री से बाहर के यूजर अगर यूज कर रहे हैं तो उसे हम ग्लोबल ऐप बोलते हैं।
आईओटी सिस्टम जो रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होती है, स्ट्रीमिंग होती है डाटा की, तो इसको कैप्चर करने के लिए नो सिक्वल का यूज़ किया जाता है। तो आगे और भी सेशंस रहेंगे जहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी हाई लेवल पे बस हम ये समझ रहे हैं कि पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, और यहाँ बता रहा हूँ मैं कि नो सिक्वल डाटाबेस क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा? हाई स्केलेबिलिटी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्केलेबिलिटी इसमें मिल जाती है। हाई स्केलेबिलिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर एक साथ आ जाती है तो भी ये आसानी से डाटा प्रोवाइड कर देता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, जैसे मैंने बताया कि रन टाइम पे भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं हम प्रोग्रामिंग के द्वारा, तो इसके स्ट्रक्चर एकदम फिक्स नहीं होते। तो जहाँ पर ऐसी डिमांड आती है कि जहाँ स्ट्रक्चर जो है फिक्स नहीं है, रन टाइम पे डिसाइड करना है, तो हम डायरेक्ट नो सिक्वल डाटाबेस को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फास्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सारे रूल्स वगैरह नहीं है, तो इसका डेवलपमेंट हमें बहुत फास्ट मिलता है। इजी हॉरिजेंटल स्केलिंग, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि स्केलिंग वर्टिकल होती है, हॉरिजेंटल होती है। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको उसका सीपीयू और रैम को बढ़ाना पड़ता है, तो उसको हम जो है वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है कि आपका जो नोड है, आपका जो पॉइंट है जो आपको रिक्वेस्ट को लेकर के रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। जैसे आपके डेटाबेस का एक नोड है, जो आप रिक्वेस्ट दे रहे हो और वो रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन अचानक का जो रिक्वेस्ट है वो आपका 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया, तो आपके जो नोड है वो सिंगल से लेकर के मल्टीपल हो जाएंगे और सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेंगे। और जैसे रिक्वेस्ट कम हो गया तो वापस वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो दो प्रकार की स्केलिंग स्केलिंग मैंने बताया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसको याद रखना है। पॉपुलर नोड नो सिक्वल डाटाबेस कौन कौन से? मोंगोडीबी जो है ये एक्चुअली में ओपन सोर्स का है, और इसके लिए नॉर्मल यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लो बजट का अगर कोई एप्लीकेशन है और उसमें मोंगोडीबी यूज तभी किया जाता है जब उसमें नो सिक्वल यूज हो रहा हो, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें मोंगोडीबी पे जाना है। रेडिस, रेडिस जो है एक्चुअली में कॉस्टली है, लेकिन बट आपको अगर कैशिंग करना है, आपको डाटा को कैश करके रखना है, तो उसके लिए रेडिस अभी आज की डेट में नंबर वन है। इसके अलावा इंटरनल कैशिंग होता है, लेकिन इंटरनल कैशिंग एक्चुअली में क्या करता है, आपके सर्वर को डाउन कर देता है, वो सर्वर की इन मेमोरी को ही यूज करता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल हमेशा सलाह देते हैं कि आप रेडिस कैशिंग को यूज करो कैशिंग करने के लिए, आपके एप्लीकेशन और ज्यादा परफॉर्मेंस की हाई हो जाएगी। तो कैशिंग क्यों करते हैं? कैशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपके डाटाबेस का हीट को हम कम कर सके। एक बार अगर डाटाबेस में आपने हीट किया, वहां पर बहुत सारी कैलकुलेशन हुई, बहुत सारी क्वेरी चली, और फाइनल आपको आउटपुट मिला, वो आउटपुट को हम क्या करते हैं, कैश करके रख देते हैं रेडिस में। अगर दोबारा सेम रिक्वेस्ट आती है तो हम रेडिस से निकाल करके फ्रंट एंड को दे देते हैं, हम डाटाबेस तक नहीं जाते। इसके कारण हम बहुत सारे हिट को हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और डाटाबेस का लोड को कम कर रहे हैं, तो डाटाबेस क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी, तो हमारा टोटल एप्लीकेशन जो है हाई परफॉर्मेंस में काम करेगा। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कैसेंड्रा जो मैंने बताया, ये कैसेंड्रा जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटी के डाटा अगर हम यूज कर रहे हैं एनालिटिक पर्पज से या रिपोर्टिंग पर्पज से, तो डेफिनेटली हमें कैसेंड्रा पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि आपका डायनमो डीबी है, तो डायनमो डीबी जो है ये अमेजन पे है। तो अगर मान लो कि जैसे आप इसमें काम कर रहे हो एजोर में, तो आपको कॉस्मो डीबी मिलेगा, लेकिन जब आप अमेजन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर डायनमो डीबी मिलता है, और ये नो सिक्वल डाटाबेस है। तो सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसके बजट क्या है, आप क्या कॉस्ट आपको चाहिए वहाँ पर, और नो सिक्वल डाटाबेस जाना है कि नहीं जाना है। अगर नो सिक्वल डाटाबेस आपको चाहिए और कॉस्ट आपको देख करके आपको डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है। यहाँ पर एक डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिक्वल और नो सिक्वल कंपैरिजन टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा, तो सिक्वल में स्कीमा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और ये एक बार डिजाइन कर दिया जाता है ना, आपका ईआरडी डॉक्यूमेंट वगैरह बन जाता है, और उसके बाद ये फिक्स हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट क्रिएट करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। जबकि नो सिक्वल में ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी जरूरत पड़ने पे ये रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, और आप मैनुअली भी जा करके चेंज कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट किसी और चीज टाइप का नहीं होता, जो ऑलरेडी फंक्शनलिटी चल रही है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये फायदा हो जाता है, स्कीमा इसमें फ्लेक्सिबल मिलती है। ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग है एसिड ट्रांजेक्शन,
मतलब एसिड जो होता है ना, एसिड मतलब होता है जिसको फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो 100% पूरा हो जाए। जैसा भी लास्ट टाइम एग्जांपल दिया कि यूजर ए से अगर कोई अमाउंट डेबिट हो गया और यूजर बी पे अगर क्रेडिट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा या ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, यानी कि एंट्री नहीं करेगा डाटाबेस में। तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब यही कि आपका जो कंसिस्टेंट, आपका जो मेंटेन हो रहा है सारे रिलेशंस और आपके डाटा प्रॉपर इंसर्ट होते जा रहे हैं। आइसोलेशन मतलब हर ट्रांजेक्शन अपने आप में आइसोलेट रहता है, वो किसी दूसरे ट्रांजेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका अगर ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से कंफर्म हो गया, तब जाके वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, ताकि आप बाद में उस डाटा को रिट्राइव कर सके, उसको वापस से देख सकते। तो ये एक्चुअली में जो फैसिलिटी है ओनली फॉर सिक्वल में मिलती है। तो मैंने बताया था कि जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये कंपलसरी 100% होना ही चाहिए। तो फिर हमें रिलेशनल डाटाबेस यूज करना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिक्वल में ये होता ही नहीं है, ये डिपेंड्स है। डिपेंड्स मतलब आप करना चाहो कर भी सकते हो, नहीं भी करना चाहो, कंपलसरी नहीं है। स्केलिंग में अगर देखते हैं तो सिक्वल के जितने भी डाटाबेस होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस, उसमें ज़्यादातर जो स्केलिंग है वर्टिकल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक्चुअली में ज़्यादा प्लान दिया है, उसमें प्लान होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। और प्लान जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो रैम सीपीयू की जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसको वर्टिकल स्केलिंग बोलेंगे, क्योंकि सीपीयू और रैम जो है कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नो सिक्वल में हमेशा स्केलिंग हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल का मतलब है कि उसके जो नोड होते हैं वो एक से दो तीन चार पाँच ऐसे बढ़ जाते हैं जब ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और जैसे ट्रैफिक कम होता है वापस नोड रेड्यूस हो जाते हैं। तो उसको हॉरिजेंटल स्केलिंग हम बोलते हैं। क्यूरी, क्यूरी में आपको यहाँ पर सिक्वल की क्यूरी चलानी पड़ती है। जैसे मैं क्रूड फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्यूरी बताया था, सेलेक्ट क्यूरी है, डिलीट है, अपडेट है, क्रिएट है, इंसर्ट क्यूरी है ना। तो ये सारा चीज जो है सिक्वल की क्यूरी हमको चलाना पड़ता है। और जबकि नो सिक्वल में आप जो है एपीआई कॉल करके आप डाटा काम कर सकते हो। आप नेटिव कोई कमांड वगैरह भी चला सकते हो, बट या फिर आप उसको नॉर्मली एपीआई से किसी भी प्रकार का अगर नो सिक्वल डाटाबेस है तो थ्रू एपीआई आप उसमें डाटा इंसर्ट, डिलीट और फैच वगैरह सब कर सकते हैं। स्पीड की बात करेंगे तो सिक्वल में आपका जो स्पीड गुड होती है, यानी कि ठीक ठाक होती है। और ये स्पीड भी डिपेंड करती है कि आपका डाटा कितनी ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखे हो, या इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका रैम और सीपीयू आपके डाटाबेस में कितना आपने लगा के रखा हुआ है, उसके हिसाब से डाटा की स्पीड होती है। नो सिक्वल की जो स्पीड है ये वेरी फास्ट होती है। तो बहुत हाई स्पीड ट्रांजेक्शन की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम नो सिक्वल पे जाते हैं। लेकिन हाई स्पीड का मतलब जिसमें एसिड की जरूरत ना हो, तभी हम नो सिक्वल पे जाएंगे। लेकिन अगर एसिड की जरूरत है तो फिर हमें सिक्वल में जाना पड़ेगा, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो बेस्ट यूजर्स में जैसे फिनांस वगैरह ईआरपी की जो एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी कंपलसरी है, तो हमें ये यूज करना ही पड़ेगा सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस। और अगर मान लो कि जैसे कि वेब है, स्केलिंग्स है, एनालिटिकल डाटा है, रिपोर्टिंग डाटा है, कुछ इस टाइप के डाटा आपके है जहाँ पर आपको रिलेशन वगैरह ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है, तो हम नो सिक्वल यूज कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन था सिक्वल और नो सिक्वल के बीच का। आगे देखते हैं व्हेन टू यूज विच, और एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। सिक्वल हम तब यूज करते हैं जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, एचआरएमएस या ईआरपी का एप्लीकेशन हम बना रहे, ऑडिट सिस्टम हम डेवलप कर रहे, कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग वाला कोई सिस्टम बना रहे, तो यहाँ पर क्या जरूरत है, रिलेशनल जरूरत है, रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस की जरूरत है तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर सिक्वल यूज करेंगे, या आप ये बोल सकते हो कि रिलेशनल डाटाबेस यूज करेंगे। नो सिक्वल कब यूज करेंगे, जैसे कोई चैट का एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको बहुत सारी एक एक यूजर की हिस्ट्री आपको स्टोर करना है और बहुत ही स्पीड से आपको उसको रीलोड करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम नो सिक्वल वगैरह यूज करते हैं। गेमिंग सिस्टम में भी इस प्रकार के डाटा आप फैच करके लेके आते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग जैसे मैंने बताया था कि एक एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शन और उसके सब ऑप्शन होते हैं और प्रोडक्ट भी करोड़ों में होते हैं। तो इस प्रकार के डाटा को नो सिक्वल में इसलिए डालते हैं ताकि आपका रिट्रीवल बहुत फास्ट हो और एप्लीकेशन बहुत तेजी से काम करे। सेशन मैनेजमेंट भी आजकल यूज किया जा रहा है नो सिक्वल में। जैसे हजारों लाखों यूजर आपके एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपको सेशन की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करके रखनी है तो आप न्यू नो सिक्वल डाटाबेस में सेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैंने कई कंपनियों में देखा कि
वो सिक्वल रिलेशनल डाटाबेस में भी स्टोर कर लेते हैं। हालांकि वो एप्लीकेशन छोटा होता है, तो उसमें यूजर की संख्या 100 से लेके 500 तक रहती है, तो उतना तो चल जाता है। लेकिन जब आपके यूजर करोड़ों में होते हैं और उसका सेशन हैंडल करना है, तो रिलेशनल डाटाबेस में वो पॉसिबल नहीं होता है, वो स्लो कर देगा पूरे एप्लीकेशन को। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि नो सिक्वल में हम जाएंगे। मैसिव स्केल वेब ऐप, तो आपको अगर मान लो बहुत ही स्केल, बड़े स्केल में अगर मान लो आप बना रहे कोई वेब ऐप पूरा ग्लोबली बना रहे हो, तो उस कंडीशन पे भी आप नो सिक्वल को यूज कर सकते हो, अगर आपके यूजर ग्लोबल है और आपको हाई स्पीड चाहिए। तो बेसिक चीज तो यही है कि आपको रिलेशनल अगर चाहिए तो आपको सिक्वल पे जाना पड़ेगा, और अगर आपको रिलेशनल की जरूरत नहीं है तो आप नो सिक्वल में डेफिनेटली जा सकते हो। तो इसमें हम नीचे लिखा हुआ है रियल कंपनी पैटर्न, मैनी कंपनी यूज बोथ टुगेदर। तो मैं अभी लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो होती है, जब वो डिजाइनिंग करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का किस प्रकार का डाटा जो है वो सिक्वल में जाएगा, और कौन कौन से डाटा जो है नो सिक्वल में जाएंगे। तो ये आज की मॉडर्न एप्लीकेशन में कंपलसरी हो गया है कि दोनों यूज करना ही है, ताकि आपको परफॉर्मेंस भी बढ़े, और आपके डाटा जो होता है, जैसे कि आपका सिक्वल डाटा होता है जिसमें कि एसिड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये सारा चीज के लिए हम जो है रिलेशनल डाटाबेस यानी कि सिक्वल डाटाबेस को भी यूज करते हैं। तो इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं पॉलीगॉट आर्किटेक्चर। तो पॉलीगॉट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन में सिक्वल और नो सिक्वल दोनों डाटाबेस का इस्तेमाल आपने किया। थैंक यू। तो हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।